नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। अजान में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल को बंद कराने से शुरू हुई थी बात, हनुमान चालीसा पर आई, अब बहुत आगे बढ़ गई। अमरावती की सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा ने सीएम उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने की कोशिश की तो उन्हें गिरफ्तार किया गया। नवनीत राणा ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को खारिज करने के लिए मुंबई हाई कोर्ट में गुहार लगाई तो अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी, कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने कहा कि जिसके पास ज्यादा पावर होता है उसकी जिम्मेदारियां भी बड़ी होती हैं। हम आज इसी पर हल्ला बोल करेंगे। हनुमान चालीसा पर बिगड़ गई बात। के खिलाफ जो ये दूसरा गुनाह रजिस्टर किया गया है वो खारिज किया जाए, लेकिन उनकी जो ये मांग थी वो आदरणीय न्यायालय ने स्वीकार नहीं की। सांसद को कोर्ट ने लगा दी फटकार। हनुमान चालीसा बोलना ये देशद्रोह होगा, राजद्रोह होगा, तो हम में से हर व्यक्ति ये राजद्रोह करेगा। सरकार के एक्शन पर कोर्ट की मुहर। अशांति निर्माण करने के लिए कृति करेंगे और पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी तो क्या पुलिस क्यों कटेगी? अगर है पावर तो ज्यादा है जिम्मेदार। तो ये है वो पूरा सियासी बवाल जो आप देख रहे हैं। भाई आपको बताते हैं कि कोर्ट रूम में आज क्या कुछ हुआ है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने नवनीत राणा की याचिका को खारिज करते वक्त क्या फटकार लगाई, सरकार के एक्शन को कैसे ठीक बताया है। सार्वजनिक जगहों पर हनुमान चालीसा पढ़ने को लेकर फटकार लगाई है। राणा को राहत नहीं मिली है, राणा के खिलाफ एफआईआर रद्द नहीं करेंगे, ये कोर्ट ने साफ कर दिया। जितनी बड़ी पावर उतनी बड़ी जिम्मेदारी। सांसद हैं नवनीत राणा, जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी ज्यादा होती है। महाराष्ट्र सरकार के फैसले को सही ठहराया है। बॉम्बे हाईकोर्ट से नवनीत राणा को यह फटकार लगी है कि सार्वजनिक जगह पर इस तरह से हनुमान चालीसा पाठ का आखिर मतलब क्या था, मकसद क्या था। राणा दंपति ने इस बीच नई जमानत अर्जी दाखिल कर दी है। आपको बता दें, नवनीत राणा और पति रवि राणा ने अब नई अर्जी दाखिल की है, मुंबई सेशंस कोर्ट में दाखिल की है जमानत अर्जी। एफआईआर रद्द नहीं की जाएगी, जब कोर्ट की तरफ से ये कह दिया गया। पहले मजिस्ट्रेट अदालत में दी थी जमानत की अर्जी, अब राजद्रोह की धारा जोड़े जाने के बाद नई अर्जी दी है राणा दंपति। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। प्रियंका चतुर्वेदी इस वक्त हमारे साथ सांसद शिवसेना की इसी खबर पर जुड़ रही हैं। प्रियंका जी, पहला सवाल आपसे यही कि आप लोगों का सरकार का स्टैंड कोर्ट में सही ठहराया गया है, लेकिन बीजेपी आप पर निशाना साध रही है कि हनुमान चालीसा पढ़ने पर आप लोग राजद्रोह लगा देते हैं। क्या होगा आपका जवाब? सबसे पहले तो ये राजद्रोह हनुमान चालीसा पे नहीं था। राजद्रोह हनुमान चालीसा का दुरुपयोग करने और उस पर राजनीति करने पर था, और राजद्रोह इस मुद्दे पर भी नहीं था। आप समझिए, मुख्यमंत्री के प्राइवेट रेजिडेंस पे आप जाकर एज एन इलेक्टेड एमपी आप ये धमकियां देते हो, आप गाली गलौज करते हो, और आप पुलिस के नोटिस को भी दरकिनार कर कर ऐसी स्थिति बनाते हो जहां पे लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था खराब हो सकती है। नेक्स्ट डे देश के प्रधानमंत्री मुंबई आने वाले थे, तो उस समय पर मुंबई पुलिस क्या करे? मुंबई पुलिस ये उम्मीद करे कि एमपी और एमएलए जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको पालन करें या उसका उल्लंघन करें। तो उसके चलते जिस तरीके से मुंबई पुलिस के साथ भी उन्होंने अपने शब्दों का इस्तेमाल किया था, उनके साथ कोऑपरेट नहीं किया था, वो हाईकोर्ट ने सब कुछ ही जायज माना है। हाईकोर्ट ने ये तक कहा है कि बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर होती है, आप जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये अगर सरकार को लग रहा है और पुलिस को लग रहा है कि कानून व्यवस्था खराब हो सकती थी, उन्होंने काम किया है। तो सबसे पहला सवाल तो ये उठता है, हनुमान जी की याद इनको आज कल में ही कैसे आई? ये वो हैं जो 2019 में चुनकर आई थी, उनको जय श्री राम के नारे से आपत्ति थी। ये वो महिला है जहां पे मुंबई हाईकोर्ट ने बकायदा उनके जो कास्ट सर्टिफिकेट को बोगस ठहराया है, उनके राशन कार्ड को बोगस ठहराया है, उनके स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट को बोगस ठहराया है। उन्होंने एक SC ST की जगह लेकर गैर कानूनी तरीके से बोगस सर्टिफिकेट बनाकर ये जगह प्राप्त की हो।
तो अगर आज वो रातों रात अपने आप को हनुमान भक्त बताती हो अपनी राजनीति के लिए, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी को मिर्ची लग रही होगी कि भारतीय जनता पार्टी सेंट्रल एजेंसीज का सारा दुरुपयोग कर कर अब इनको पता चल गया है, महाराष्ट्र में एक्सपोज हो गए हैं, तो नए नए एजेंट्स को यूज कर रहे हैं। ये उनमें से एक एजेंट 007 थी, वो भी मुंबई हाईकोर्ट ने उजागर कर दिया। क्या सच्चाई है? लेकिन प्रियंका जी, वो तो कह रहे हैं कि उनको टारगेट किया गया है, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल उनके खिलाफ किया जा रहा है। वो तो ये आरोप लगा रही हैं कि पुलिस उनके साथ, महाराष्ट्र पुलिस गलत व्यवहार कर रही है। जिनका कास्ट सर्टिफिकेट ही बोगस आधार पे बना हो, जिन्होंने एक राइटफुल लेजिटिमेट SC ST कैंडिडेट की जगह लेकर बोगस सर्टिफिकेट देकर ये जगह प्राप्त की हो, वो जब इस तरीके की बात का मुंबई पुलिस पे हस्तक्षेप करती हैं, थोड़ा हास्यास्पद है। मुंबई पुलिस की तुलना स्कॉटलैंड यार्ड से की जाती है। मुंबई सिटी इज कंसिडर्ड वन ऑफ द सेफेस्ट सिटीज इन द वर्ल्ड, और वो ऐसे बात करती हैं मुंबई पुलिस को लेकर, और भारतीय जनता पार्टी उनका समर्थन करती है, खास करके महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री। तो थोड़ा दुख होता है, शर्मनाक है कि एक पूर्व मुख्यमंत्री मुंबई पुलिस पे इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं उनको शर्मिंदा होने की मैं कहती हूँ शर्मिंदा महसूस करने का समय है और माफी मांगने का समय है, न कि सिर्फ मुंबई पुलिस से, महाराष्ट्र पुलिस से भी और महाराष्ट्र की 12 करोड़ जनता से भी। राजद्रोह कानून जो आपकी सरकार ने लगाया, पुलिस ने लगाया है, कि आपको लगता है वो ठहरेगा कोर्ट में? क्योंकि कोर्ट में अक्सर इस तरह से पहले भी कार्टून बनाने पर, इधर उधर के मुद्दों पर कई लोगों पर राजद्रोह लगा, वो कोर्ट में स्टैंड कर नहीं पाता है। राजद्रोह के लिए क्या किया है, मतलब उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? अगर आप ही से समझे, आपने कहा कि राजद्रोह हनुमान चालीसा के लिए नहीं लगा, तो राजद्रोह प्रियंका जी क्यों लगा? मैं आपको समझाती हूँ। आपको याद है प्रधानमंत्री जी पंजाब गए थे और फार्मर्स वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, और कहा गया था उनके सिक्योरिटी मेजर्स को ब्रीच कर कर उनकी जान को हमला किया गया है, जान पे किसी तरीके का खतरा था। और जब वो जा रहे थे वापस पंजाब से लौटकर, ये भी सोर्सेस के सूत्रों के अनुसार बात आई थी कि उन्होंने कहा है अपने मुख्यमंत्री का धन्यवाद कहना कि मैं आपकी जान बचाकर आज वापस दिल्ली लौट रहा हूं। आप हमारे देश के प्रधानमंत्री मुंबई जैसे शहर में आ रहे हैं। मुंबई की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी हमारे राज्य की होती है। ये इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक इलेक्टेड MLA, चीफ मिनिस्टर जो कि एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी हैं, उनके ऑफिशियल निवास पे ना जाकर, उनके प्राइवेट रेजिडेंस पे जाकर, रास्तों पे, सड़कों पे वो रातों रात हनुमान चालीसा पढ़ना चाहती हैं, हनुमान भक्त बन गई हैं। तो ऐसे ढोंगी हिंदुत्ववादी जो लॉ एंड ऑर्डर को खराब करते हैं, जो अमरावती से चुनकर आए हैं, अमरावती में उनके गायब होने के पोस्टर्स हैं, वो मुंबई में आकर एक ऐसी कानून की प्रक्रिया को में तहस नहस करती हैं, तो सवाल उठ खड़े ही होंगे कि आज मुंबई पुलिस के हाथ में क्या है। मुंबई पुलिस जब जाती है, उनसे कोऑपरेट करने को कहती है, वो कोऑपरेट नहीं करती हैं, उसको डिफाई करती हैं। जब उनको डिटेन करने की कोशिश करती हैं तो उनको गाली गलौज करती हैं, वहां के मुख्यमंत्री को गाली गलौज करती हैं। तो ये सभ्य भाषा है, ये सभ्य न्याय प्रणाली का फॉलो करने की बात है। ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। मुंबई हाईकोर्ट ने भी कहा है, अब ये कोर्ट ऑफ लॉ में जस्टिफाई होता है या नहीं, आई विल नॉट प्रीएम्प्ट एनी जजमेंट। पर आप मुझे बताइए कि क्या इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स कानून अपने हाथ में लेकर एक शहर का कानून व्यवस्था को तहस नहस करने की कोशिश कर सकते हैं? क्या ये सही है? लेकिन चुने हुए मुख्यमंत्रियों के खिलाफ अक्सर आंदोलनों में हम लोगों ने देखा है कि विरोध में तरह तरह की बातें बोली जाती हैं। क्या किसी के खिलाफ नारेबाजी करना या ये कहना कि मैं तो वहां जाकर हनुमान चालीसा पढ़ूंगी ही पढ़ूंगी, ये राजद्रोह बन जाएगा? ये बात थोड़ी सी अभी भी समझ में नहीं आ रही है प्रियंका जी। उनके खिलाफ तमाम आपराधिक कानून लग सकते हैं जब उन्होंने न्याय कानून व्यवस्था को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन राजद्रोह, क्योंकि मैं अलाउ मी टू कंप्लीट, राजद्रोह लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए वो कोर्ट निर्णय करेगा पुलिस के अनुसार। और पुलिस ने जो सेक्शंस लगाए हैं उस हिसाब से लगाए हैं, क्योंकि जो मुंबई पुलिस फोर्स है, मुझे याद है जब एक सुसाइड केस हुआ था जो CBI के हवाले गया था, जिसका फाइनल क्लोजर रिपोर्ट आज तक नहीं मिली है, उस पर भी बहुत चर्चा हुई थी। मुंबई पुलिस पे उंगलियां उठाई गई थी कि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन सही नहीं किया है। समय बहुत बलवान होता है और सत्य हमेशा उजागर होता है। तो यहां पर भी यही मामला बन रहा है, जहां पे किसी तरीके से कोऑपरेशन नहीं हुआ हो, जहां पे बकायदा कहा हो। और ये जिस दिन उन्होंने थ्रेट दिया था कि मैं अभी जाकर ओपन चैलेंज देती हूं, तो मुख्यमंत्री के बारे में नारे नहीं लगाए थे। एक और बात आपको क्लियर कर दूं, मुख्यमंत्री के बारे में अनाप शनाप बोला था, गालियां तक दी थी। क्या ये एक सभ्य समाज का तरीका होना चाहिए?
और मैं बस आपसे यही कहना चाहती हूं कि सुप्रीम कोर्ट, ये हाई कोर्ट निर्णय करेगा ये सही है या गलत, पर मुंबई पुलिस इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी, उनको काफी सम्मान है। स्कॉटलैंड यार्ड से उनकी तुलना की जाती है, उनको अंडर एस्टिमेट ना किया जाए। और आज तक उनका जो कन्विक्शन रेट रहा है वो एज कंपेयर टू एनीवन इन द कंट्री सबसे बेहतरीन रहा है। तो मैं इस पे मुंबई पुलिस पे किसी तरीके की हस्तक्षेप अप्रिशिएट नहीं करूंगी, और जो भी होगा वो कोर्ट डिसाइड करेगा। हाई कोर्ट ने एक निर्णय तो ले लिया है जहां पे उनकी एफआईआर खारिज करने को उन्होंने डिसमिस किया है। आने वाले समय में बाकी निर्णय भी लिए जाएंगे। शिवसेना आरोप लगाती है प्रियंका जी कि मौजूदा सरकार जो है वो तमाम सरकारी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। अब नवनीत राणा केस में यही आरोप विपक्ष आप पर लगा रहा है कि आप अपनी सत्ता का दुरुपयोग करके टारगेट कर रहे हैं। हनुमान चालीसा पढ़ना क्यों गुनाह हो गया? एक्चुअली मैं फिर से रिपीट करूंगी, हनुमान चालीसा पढ़ना कोई गुनाह नहीं है। हनुमान चालीसा सब बोलते हैं, सब अपने घरों में बोलते हैं। कोई ऐसे चुनौती दे देकर जब कहा जा रहा है लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता है, अगले दिन प्रधानमंत्री आ रहे हैं, आप मुख्यमंत्री के प्राइवेट रेजिडेंस पे जाकर इस तरीके से नहीं चैलेंज कर सकते हैं, फिर भी आप उनको खुली चुनौती देकर मुंबई पुलिस के बारे में नाप शनाप करके करते हैं। अब रही बात महाराष्ट्र के बारे में, ये जो कहा कि वो लोग एजेंसीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो और हम लोग केंद्र सरकार पे हम यही टीका टिप्पणी करते हैं, तो ये महाराष्ट्र ही नहीं है बल्कि वेस्ट बंगाल हो, तमिलनाडु हो, आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, सारे राज्यों से यही बात आई है। अब आप दिल्ली की सरकार देख लीजिए, आप कोई भी नॉन बीजेपी शासित सरकार देख लीजिए। पर मैं यहां पर एक चीज कहूंगी, महाराष्ट्र ने एक काम जरूर किया है, ईडी हो, आईटी हो, सीबीआई हो, नारकोटिक्स ब्यूरो हो, उन सबके एजेंडा को उजागर किया है और बार बार यही अपील की है कि केंद्र सरकार आएंगी जाएंगी, पॉलिटिकल पार्टीज जीतेंगी हारेंगी, पर देश का जो संविधान है और संविधान का ढांचा है उसको बिगाड़ने का काम ना किया जाए, संतुलन खराब करने का काम नहीं किया जाए। ये आरोप हम पे तभी भी लगे थे जब वो मर्डर केस सामने आया, सुसाइड केस सामने आया था, जिसको मर्डर करने की क्लेम कहा गया था और सीबीआई को लाए गए थे। क्या हुआ सीबीआई का? तो मैं बार बार यही कहूंगी, बार बार जो केंद्र सरकार कर रही है वो जग जाहिर है, जनता के सामने है। यहाँ पर मुंबई पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जो हाई कोर्ट अपहोल्ड कर रही है उस पर भी सवाल उठाया जाए तो वो दुर्भाग्यपूर्ण है। सेंटर वर्सेस महाराष्ट्र तो नहीं है कि संजय राउत पर ईडी का शिकंजा कस रहा है, नवाब मलिक अभी भी जेल में है, तो इधर से जिसको बीजेपी का सपोर्ट मिला हुआ है उसको अरेस्ट किया जाए। तो आप मान रही हैं कि इनको पूरा पूरा बीजेपी का समर्थन है? आप ये भी मान रही हैं कि पूर्व जब देवेंद्र फडणवीस उतर गए उनको डिफेंड करने, वही जब देवेंद्र फडणवीस उतर गए तो इसमें इफेन बट कहां मुझे कंप्लीट। हाँ। तो अरे मैं आपको वही कंप्लीट कर रही थी अंजना जी, जब यहाँ महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ही प्रवक्ता बन जाते हैं वो इंडिपेंडेंट एमपी को लेकर, वो इंडिपेंडेंट एमपी जिसने एक शेड्यूल ट्राइब का जगह घेर कर बैठी हुई है बोगस सर्टिफिकेट के आधार पे, वो महिला जिन्होंने फेक सर्टिफिकेट किया हो, जो मुंबई हाईकोर्ट कह चुका है, वो उनके लिए मुंबई पुलिस पे आरोप लगाते हैं, वो सबको इनटॉलरेंट कहते हैं, वो हिटलर शाही बताते हैं, तो थोड़ा हास्यास्पद लगता है। और हमें केंद्र सरकार से हमारी जो भी लड़ाई है वो लड़ी जा रही है, पर यहाँ पे हम किसी तरीके का टिट फॉर टैट नहीं हो रहा है। जो कानून प्रणाली है, जो न्याय व्यवस्था है, उसकी पूरी जिम्मेदारी मुंबई हाईकोर्ट और मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस के हाथों में है और बिल्कुल सुरक्षित है और उसके आधार पर डिसीजंस लिए जाएंगे। इसमें सरकार का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं। एक आखिरी सवाल आपसे, मूल प्रॉब्लम क्या है प्रियंका जी? मूल प्रॉब्लम यह है कि कह रहे हैं कि नवरात्र और जगरातों में जितने भी लाउड स्पीकर्स थे वो बंद हो गए। बीते कुछ दिनों पहले अनुराधा पौडवाल जी भी हमारे साथ थी, उन्होंने भी ये कहा, लेकिन मस्जिदों से अभी भी लाउड स्पीकर नहीं हटाया गया है और अजान की आवाज उस पर आ रही है। यहीं पर प्रॉब्लम है, जिसको लेकर आज सर्वदलीय बैठक भी हुई थी, लेकिन उसमें न मुख्यमंत्री पहुंचे, न पूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस पहुंचे, जो बड़े नेता नहीं पहुंचे। मस्जिदों से इस तरह के लाउड स्पीकर्स को, जबकि कोर्ट का ही ये कहना है कि अजान इज एसेंशियल, लाउड स्पीकर इज नॉट, लाउड स्पीकर्स को हटाने में महाराष्ट्र सरकार अंजना जी झक रही है। अंजना जी, एक सवाल है आपसे, इस देश के कितने राज्यों में मस्जिदों से लाउड स्पीकर निकल चुके हैं? अगर आप मुझे उसका जवाब दे देंगे। एग्जैक्ट डेटा तो हमारे पास नहीं है, चलिए मैं उसको भी कम करती हूँ। नहीं, मैं उसको भी नाउ आई मेक इट सिंपलर फॉर यू। बीजेपी के कौन से शासित राज्य हैं जहां से लाउड स्पीकर हटाए गए हैं? कोई भी नहीं है। तो महाराष्ट्र पे फोकस क्यों हो रहा है? वो लाउड स्पीकर पे नहीं हो रहा है,
वो राजनीतिकरण पे हो रहा है। इनको लगता है कि जो यूपी का मॉडल अपनाकर अभी इलेक्शंस जीते हैं कि ध्रुवीकरण महाराष्ट्र में चलेगा। महाराष्ट्र की 12 करोड़ जनता काफी सक्षम है, समझदार है, वो इस पूरे झांसे में आने वाली नहीं है। और बार बार गवर्नेंस की जगह इन मुद्दों पे इसलिए भटकाया जा रहा है क्योंकि आज सरकारों के पास, केंद्र सरकार के पास जो बढ़ती हुई बेरोजगारी है उसका जवाब नहीं है, बढ़ते हुए दाम है उसका जवाब नहीं है, पेट्रोल प्राइसेस का जवाब नहीं है, बढ़ती हुई कुकिंग गैस के जो प्राइसेस हैं उसका जवाब नहीं है। इन सबका जवाब नहीं है, इसलिए देश महाराष्ट्र की जनता का ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं। पर महाराष्ट्र की सरकार अपनी प्रॉमिसेस पे कायम है और हम काम करते रहेंगे। बहुत धन्यवाद आपका। प्रियंका चतुर्वेदी जी, सांसद शिवसेना की, जिन्होंने कहा कि हम राजद्रोह इसलिए नहीं लगा है कि हनुमान चालीसा पढ़ा गया है, लेकिन राजद्रोह मुख्यमंत्री के खिलाफ उनके अपशब्द और तमाम अन्य मामले, क्योंकि प्रधानमंत्री का भी वहां पर दौरा था, इन वजहों से लगा है। दूसरी तरफ कोर्ट ने जो सही ठहराया है महाराष्ट्र सरकार के स्टैंड को, इस पर वो चर्चा करते हुए ना ही उन्हें साफ किया कि ये बदले की भावना से की हुई कार्रवाई नहीं है, ना संजय राउत पर ईडी के कस्ते शिकंजे की वजह से और ना ही नवाब मलिक के सलाखों के पीछे होने की वजह से। प्रेम शुक्ला प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए, आनंद दुबे जी प्रवक्ता शिवसेना के जुड़ गए, बागी सारस्वत जी हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी एमएनएस के जुड़ गए हैं, ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी प्रवक्ता एनसीपी के हमारे साथ जुड़ गए हैं और हमारे साथ फाहमिदा हसन खान कुछ ही देर में जुड़ेंगी, जो कि ललकार रही हैं कि वो प्रधानमंत्री के घर के बाहर अब हनुमान चालीसा का पाठ करना। प्रेम शुक्ला जी, आपने सुना प्रियंका जी को, क्योंकि विजय शंकर तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय शंकर तिवारी जी प्रवक्ता वीएचपी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। तिवारी जी स्वागत है आपका। प्रेम शुक्ला जी आपने सुना उनको। बीजेपी की तरफ से आज खुद पूर्व मुख्यमंत्री उतरे मैदान में। कोर्ट ने झटका दिया है, कोर्ट ने कहा है जितनी बड़े कद पर उतनी बड़ी जिम्मेदारी। कहीं आप लोगों ने गलत पिच पर उतर के बैटिंग तो नहीं शुरू कर दी? अंजना जी, इस कोर्ट के ही आदेश को जो है नजीर मानकर कहा जाए तो क्या मुख्यमंत्री महोदय की कोई जिम्मेदारी नहीं है? मुख्यमंत्री महोदय के प्रवक्ता कहते हैं कि सांसद महिला दलित सांसद को गाड़ देंगे। संजय राउत का ये बयान है। तो उस महिला को गाड़ देने के समर्थन में जब प्रवक्ता उनके घोषणा करते हैं और उस महिला के घर पर हमला होता है और बोतलें फेंकी जाती हैं, गालियां बकी जाती हैं। अभी श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी बार बार कह रही थी कि अनाप शनाप मुख्यमंत्री के खिलाफ बका गया। मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई अपशब्द बका गया, इसका कोई प्रमाण जो है कोई दे नहीं सकता। लेकिन नवनीत राणा के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग शिवसेना के नाम पर जुटे हुए जो लोग नवनीत राणा के बाहर खड़े थे, वो आप कोई भी वीडियो चला लेंगी तो उसमें ये ऑडियो आपको गाली देते हुए सुनाई देगा। उसके घर पर बोतलें फेंकी गई, उनके घर में घुसने का प्रयास किया गया। अब अगर मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ना यह राजद्रोह है, तो क्या नवनीत राणा के घर को घेर कर गालियां देना, बोतलें फेंकना, घर में घुसने का प्रयास करना, यह क्या राज प्रेम है क्या? यह प्रश्न, इस प्रश्न का भी उत्तर देना होगा। और क्या यह कहना कि उस सांसद को, दलित सांसद को हम खोद कर गाड़ देंगे, यह शिवसेना के आधिकारिक मुख्य प्रवक्ता का स्टेटमेंट है और उसके बाद उसके घर पर हमला होता है। क्या इसका उत्तर देना क्या शिवसेना का दायित्व तो नहीं है? क्या मुख्यमंत्री श्रीमान उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के नागरिकों की रक्षा का उत्तरदायित्व का निर्वाह करने के लिए जिम्मेदार नहीं है क्या? दुबे जी, और यदि वो जिम्मेदार हैं तो फिर क्या उस सांसद के घर पर हमला करने के लिए भीड़ भेजना और जो हमले में शामिल लोग हैं उनकी प्रशंसा करना, ये संविधान के किस अनुच्छेद से उनको अधिकार प्राप्त होता है? महिला सांसद पर ऐसा हमला क्यों, ऐसा प्रहार क्यों, ऐसी नौबत क्यों आ गई शिवसेना में? अंजना जी प्रणाम। प्रणाम। कोई कह रहा है कि मुख्यमंत्री जब से उद्धव ठाकरे जी बने हैं 7:30 लग गई है और मैं इसलिए उनके घर पर जाकर हनुमान चालीसा पढ़ूं। ये इस बात को कैसे देखते हैं आप लोग? जरा, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं बुद्धिमान नहीं हूं, आप लोगों से पूछता हूं कि किसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के मुख्यमंत्री के बारे में 7:30 का शब्द का प्रयोग करें और आप चाहें कि फूलों की वर्षा करते हुए आपको इनवाइट किया जाए कि आइए, हाँ मैं 7:30 हूं, मेरे घर पर आके पाठ पढ़िए। यही कहा है हाई कोर्ट ने। आदरणीय हाई कोर्ट ने कहा है कि जितनी बड़ी जिम्मेदारी, जितनी बड़ी जिम्मेदारी, जितनी बड़ी आपका पद, उतना बड़ा जिम्मेदारी। राजद्रोह कैसे? ये एक मिनट बता रहा हूं
मुंबई पुलिस ने जो किया है हम उनका समर्थन करते हैं। एफआईआर खारिज नहीं होगी, लेकिन हाँ 72 घंटे पहले पुलिस आपको नोटिस देगी। कितना बढ़िया फैसला सुना है। और आपकी मनसा हनुमान चालीसा पढ़ने की कभी रही ही नहीं। आप तो बीजेपी के ABCD टीम बनकर उतरे हैं महाराष्ट्र के माहौल को बिगाड़ने, अराजकता फैलाने, एक मैसेज देना चाहते हैं जैसे बंगाल में करना चाहते थे। ये दिखाना चाहते हैं देश की जनता को कि देखिए महाराष्ट्र में हिंसा फैल गई है, महाराष्ट्र जल रहा है, वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए और उस सरकार को भंग कर देना चाहिए। ये चाहते हैं आप। आपकी मनसा कभी हनुमान चालीसा पढ़ने की रही नहीं जीवन में। आप केवल विशुद्ध रूप से राजनीति करना चाहते हैं। आज जब मीटिंग बुलाई गई, सर्वदलीय मीटिंग बुलाई गई, सब लोग आए, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने क्यों वॉकआउट किया? मैं अंजना जी आपके माध्यम से पूछता हूं, जब एक गृह मंत्री कह रहे हैं कि आइए सब बैठ के एक रास्ता निकालते हैं, मुख्यमंत्री कहां सो रहे थे? नहीं, गृह मंत्री कहां थे महाराज उस बैठक के लिए? मुख्यमंत्री के आदेश पर मुख्यमंत्री कहां थे? क्या कर रहे थे मुख्यमंत्री? इसका मतलब आपकी निगाह में गृह मंत्री की वैल्यू नहीं है? महत्वपूर्ण कार्य कर रहे थे वो तो बताइए। आपकी निगाह में नहीं, मुख्यमंत्री क्या कर रहे थे बताइए जरा। मुख्यमंत्री के मुख्यमंत्री क्या कर रहे थे? मुख्यमंत्री के पास महत्वपूर्ण कार्य को अंजाम दे रहे थे? क्या काम है? क्या कर रहे थे बताइए ना। जो 2 साल मंत्रालय नहीं जा सकता, ऐसा निकम्मा मुख्यमंत्री क्या कर रहा था? ये निकम्मा मुख्यमंत्री क्या कर रहा था जो मंत्रालय 2 वर्ष में जाता है? वो इन बैठकों में क्यों नहीं आता? ये शर्म आती है, शर्म आती है। आपको ठीक करने का काम किया। कहां कोरोना में निकले मुख्यमंत्री जरा बताइए? कितने अस्पतालों में गए मुख्यमंत्री? कितने कोरोना कोविड सेंटर में गए? कुछ नहीं किया। निकम्मा निकृष्ट मुख्यमंत्री, निकम्मा निकृष्ट मुख्यमंत्री। शुक्ला जी उनको पूरा कर लेने दीजिए। अरे दुबे जी आप सुनिए, मैं आपको बोलती हूँ, आप 40 मिनट बोलिए। अगर आप मेरे दर्शकों को बस इतना कन्विंस कर दीजिए कि राजद्रोह जो आपने लगाया वो सही है। राजद्रोह लगाया है जो आपने सरकारी काम में। देखिए, या तो 1 घंटे बोलिए या 30 सेकंड में समझाइए राजद्रोह कैसे हुआ, राजद्रोह कैसे हुआ। सरकारी काम में बाधा आपने क्या था? सरकारी है सरकारी काम में आपने बाधा पहुंचाई है। मुख्यमंत्री को आपने चुनौती दी है, समाज में सद्भावना बिगाड़ने का काम किया है। मुख्यमंत्री को चुनौती दी है पर उस समय मुख्यमंत्री को चुनौती देना, जिस देश में आंदोलन और विपक्ष का काम ही होता है मुख्यमंत्री को चुनौती देना। सर फिर से एक बार मौका दे रही हूँ आपको। पर्सनल नहीं अंजना जी, मैं वही कह रहा हूँ। फिर से दुबे जी मैं तो संविधानिक... तैयार हूँ, बाकी सारे सबसे रिक्वेस्ट कर लूंगी, सब मान जाएंगे। आप 40 मिनट बोलिए, बस कन्विंस कर दीजिए कि राजद्रोह सही लगा। नहीं मैं बोल रहा हूँ। अरे बोलिए तो सब्सटेंस होना चाहिए ना। राजद्रोह क्यों लगा? जब हाई कोर्ट में मुंबई पुलिस के खिलाफ जीरा शुरू हुई और यह कहा गया कि राजद्रोह क्यों लगाया गया, सीधा हाई कोर्ट ने कह दिया कि जो पुलिस ने किया है उचित किया है। हाँ ठीक है, अब मामला विचाराधीन है, आपके पास आर्ग्यू करने का समय है। जब आपकी तारीख आएगी, जब आपका समय आएगा, आप आर्ग्यू करना। लेकिन राजद्रोह क्यों लगाया और राजद्रोह कैसे लगाया, कैसे ये सारा मामला 20 मिनट हो गए। ये सारा मामला न्यायालय में 18 मिनट शिवसेना के प्रवक्ता बोले, मैं ये सिद्ध नहीं कर पाए कि राजद्रोह कैसे। टिप्पणी नहीं करूंगा। ब्रिजमोहन जी, अगर ये राजद्रोह है तो फिर जो फाहमिदा हसन कर रही हैं वो भी राजद्रोह होगा ब्रिजमोहन जी, क्योंकि वो तो सीधा कह रही कि प्रधानमंत्री आवास के घर के बाहर मैं हनुमान चालीसा का पाठ करूंगी। देखिए मैडम कि जो चीज कोर्ट पे जा चुकी है, जहां कोर्ट ने खुद ने ये स्वीकार कर लिया है कि इन पे जो धाराएं लगी हैं वो बिल्कुल ठीक है, उसकी विवेचना करने का अधिकार कम से कम अपन लोगों को मीडिया पे तो नहीं है। इसी को तो कहते हैं मीडिया ट्रायल। एफआईआर को सही ठहराया है, तो सेक्शंस एफआईआर को सही, सेक्शंस वो जाकर ट्रायल कोर्ट में होगा। वो चीज ट्रायल कोर्ट में जाके तय होगी, पर तो बाद में सुनवाई होगी। वो चीज जाकर ट्रायल कोर्ट पे कहा कि प्राइमा फसाई सही है और उनको फटकार लगाई। मैं तो आपसे कुछ और पूछ रही हूँ सर जी। मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि अगर वही धारा लगी है तो फाहमिदा हसन पे भी लगनी चाहिए। वो तो सीधा कह रही है कि पीएम के घर के बाहर जाकर मैं हनुमान चालीसा पढ़ूंगी, और आप ही की पार्टी की है। मैं जहां तक समझता हूं कि नवनीत राणा जी के ऊपर जो चार्ज लगाया गया है सेडेशन का, शायद वो हनुमान चालीसा पढ़ने पे नहीं है, वो मामला कुछ और है। क्योंकि उन्होंने उन शब्दों का उपयोग किया है जो संविधान पे बैठे हुए किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं किया जा सकता। उन धाराओं के तहत उन बातों को लेकर और उन्होंने ट्वीट किए, उन्होंने फेसबुक पे अपनी रिकॉर्डिंग पे दी है। पुलिस ने उस मामले में कार्रवाई की है। और एक बात आप समझिएगा कि पुलिस ने जब कोई कार्रवाई की है
तो हम ये मानते हैं और हम इस मामले में पुलिस को सहयोग भी देना चाहते हैं कि अगर किसी ने कानून तोड़ा है तो उस कानून के अंतर्गत उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आदरणीय प्रेम शुक्ला जी ने अभी 2 बातें कही। एक तो उन्होंने महाराष्ट्र के आदरणीय मुख्यमंत्री जी के बारे में निकम्मा शब्द का उपयोग किया। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि एक तो शब्द का जो उन्होंने उपयोग किया है, अभी भारत सरकार ने 2 रोज पहले ही इस प्रकार की गाइडलाइन दी है आपके चैनल्स को कि वहां पे किस प्रकार के शब्दों का, किस प्रकार की हेडलाइंस का उपयोग होना चाहिए। आपके लिए सम्मान का शब्द, आपके लिए बिल्कुल शब्द नहीं है। बिल्कुल भाई, जैसे आपकी मानसिकता होगी आप उसी शब्द को पसंद करेंगे। क्या बताइए ना। नहीं मैं आपको समझा ही नहीं सकता। उसके लिए क्या शब्द है आप बताइए। मैं आपको समझाना नहीं चाहता। बताइए प्रेम शुक्ला जी, मैं आपको समझाना नहीं चाहता। प्रेम शुक्ला जी देखिए, अगर आपके भी किसी मुख्यमंत्री के लिए ऐसे शब्द का इस्तेमाल होगा तो आपको बुरा लगेगा। नहीं, क्या बुरा है तो कोई भी बोल सकता है और हम लोग टाइम वेस्ट कर सकते हैं। को चोर तक कह दिया जी। दूसरी बात कहना नहीं तो आपने उस समय एतराज जताया था ना, नाराजगी, और हम लोगों ने उसको सहा और उसको लेकर राजद्रोह का मामला नहीं दर्ज किया। दूसरी बात कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी को चोर कहने का दुष्कर्म श्रीमान उद्धव ठाकरे ने स्वयं किया था। फिर भी हमने उद्धव ठाकरे पर कोई राजद्रोह का मुकदमा नहीं लिया। राहुल गांधी पर कोई राजद्रोह का मुकदमा नहीं लिया। ठीक है, मैं लौट रही हूँ आपके पास। अरे जवाब सबका आप ही को देखना है शुक्ला जी। आ रही उसके बाद भी कोई कार्रवाई हुई? इतना बेचैन अभी दो प्रवक्ता रुके हुए हैं। प्लीज सर जल्दी से पूरा कीजिए। अभी कोल्हापुर बागी जी आ रही हूँ फौरन। उस कोल्हापुर के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी करीब 18,500 वोटों से हारी है। ये है हमारी सरकार के चलाने का और जनता के जन समर्थन का सबसे बड़ा प्रमाण पत्र। और हमें भारतीय जनता शुक्ला जी से और भारतीय जनता पार्टी से हमको कुछ नहीं चाहिए। 42 से 72,000 वोट गया। सर्टिफिकेट है, हमारा उम्मीदवार भारी मतों से चुनाव जीता। अरे हम आपको देंगे भी क्यों? गद्दारों को, नमक हरामों को। दूसरी बात में कहना चाहता हूँ, प्लीज दूसरी बात प्रेम में शुक्ला कहना चाहता हूँ, प्लीज अंजना जी, प्रेम शुक्ला प्लीज नहीं है इनको ऐसी भाषा इनको शुक्ला जी अंजना प्लीज जी राष्ट्रीय टीवी पर बैठकर मत ऐसे शब्द बोलिए सर, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। अब घर जाइएगा, आप ही का बच्चा आपको बोलेगा कि क्या बोल रहे थे टीवी पे। यही तो मैं कह रहा हूँ, अब जिस परिवेश से आए वैसी भाषा को मैंने कुछ ऐसा गलत नहीं बोला जिससे मेरे बच्चे को आपत्ति होगी। हम और आप बिल्कुल नहीं सुधार सकते। गद्दार कहना गलत नहीं है। इनको कोई नहीं मानने, इनको जनता सुधार सकती है, हम लोग नहीं। वागीश जी, दूसरी बात मैं गंभीरता के साथ कहना चाह रहा था, 1 मिनट बस मुझे दीजिएगा जल्दी से पूरा। देखिए कि कोर्ट ने जो टिप्पणी की है, मैं सोचता हूं कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब को उसमें बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। वो कह रहे हैं ना कि मैं भी हनुमान का पाठ करूंगा, तो वो भी एक बहुत जिम्मेदार के पद पे रहे और आज भी वो नेता प्रतिपक्ष है। महाराष्ट्र के विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष है। उनको अपनी गरिमा और इस प्रकार के बड़े महत्वपूर्ण पदों पर रहकर आचरण होना चाहिए। ये तो बस दुआ है। कहां पर शुरू हुआ था सबको पता है, लेकिन अब राज ठाकरे जी इस सीन से नहीं दिख रहे हैं, गायब दिख रहे हैं। देखिए, राज ठाकरे जी इस वक्त जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं वो एक परिपक्व राजनेता की निशानी है। हर चीज में, हर छोटी छोटी बात में राज ठाकरे जी को बोलना नहीं चाहिए। उन्होंने एक आंदोलन का आह्वान कर दिया और वो आंदोलन पूरे देश में हो गया है। ऐसे लोग जो नास्तिक थे, जो कभी हनुमान जी का नाम नहीं ले सकते थे, इस तरह के एनसीपी के लोग भी हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे हैं। कांग्रेस के लोग भी हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे हैं। तो राज ठाकरे जी ने तो अलग जगह दिया है, एक आंदोलन शुरू किया है और वो आंदोलन धीरे धीरे चरम पर पहुंचता हुआ चला जा रहा है। आज महाराष्ट्र में गृह मंत्री ने सर्वदलीय मीटिंग बुलाई थी, उसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस पढ़ करके सुनाए और बताया कि राज्य सरकार उनका सख्ती से पालन करेगी। लेकिन ये बात उन्होंने नहीं बताई कि अजान को 365 दिन बजने की इजाजत कहाँ लिखी हुई है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ 15 दिन तक लाउड स्पीकर बजना चाहिए, वो भी परमिशन लेकर के। लेकिन अजान 365 दिन 5 बार बजती है और अवैध तरीके से बिना प्रशासन के। हमने राज्य सरकार से पूछा है कि किस किस मस्जिद ने परमिशन ली है, बताइए। हमारा तो ये आंदोलन है, हम किसी धर्म के विरोधी नहीं है, हम किसी प्रार्थना के विरोधी नहीं है, हम हिंदू मुसलमान नहीं करना चाहते। जाति की राजनीति, देश की राजनीति एनसीपी ने शुरू की है। और आज भी यहाँ बैठ कर के जब नवनीत राणा जेल में है और इन सरकार के निर्देशों पर पुलिस अपने आप से, अपने मन से कार्रवाई नहीं कर रही है। राजद्रोह का जो मुकदमा लगाया है एक जनप्रतिनिधि पर,
वो पुलिस ने अपनी मर्जी से नहीं लगाया है, सरकार ने निर्देशित किया है। ये जो बार बार कहते हैं कि इनकी बहुत साफ सुथरी सरकार है, उसी सरकार ने ये निर्देशित करके राजद्रोह का मुकदमा लगाया बैठे हुए थे ये। नहीं तो आप बैठे हुए थे क्या? आप बैठे हुए थे, दिखता नहीं है क्या? देश को दिखता नहीं है, जनता को दिखता नहीं है? पुलिस नवनीत राणा के घर के बाहर आंदोलन का आदेश दिया। शिवसेना के जो अध्यक्ष है उन्होंने, राज्य के मुख्यमंत्री ने पथराव किया, तोड़फोड़ की, मारामारी की, उनकी पीठ थपथपाई, कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी आदरणीय जगमोहन जी, कानून व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी किसकी है? आदरणीय बताइए, कानून व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी किसकी है? राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। राज्य सरकार की जिम्मेदारी ये है कि वो गुंडों को आंदोलन करने के लिए भेजे, ये अपने कार्यकर्ताओं को तोड़फोड़ करने के लिए भेजे। एक मुख्यमंत्री को जिम्मेदारी से कानून व्यवस्था का पालन करवाना चाहिए था, वो तो करवाया नहीं। शिव सैनिकों ने जिन्होंने तोड़फोड़ की, मारपीट की, हमला किया, महिला के घर पर हमला किया, उसकी पीठ थपथपाई, तो इसको आप क्या रामराज कहेंगे? ये जो झूठ बोल रहे हो आप, और यही सारी चीजें लोग आज तक पे देख रहे थे अभी तक कि वहां पे क्या हुआ है। शक्ति के साथ मिलकर के तिवारी जी को दिखाए एक बार। तिवारी जी, आपने हाईकोर्ट की टिप्पणी सुनी? हाईकोर्ट ने सीधा कहा है कि ऐसे सार्वजनिक रूप से जाकर हनुमान चालीसा पढ़ने की चुनौती देना सही नहीं है। जितना बड़ा पद उतनी बड़ी जिम्मेदारी, गलत ठहरा है इसे। अंजना जी, हाँ जी, जिला कोर्ट और इसके बाद हाई कोर्ट, इसके पास सुप्रीम कोर्ट, ये सबके पास इसका अधिकार है जाने के लिए। ये कोई अंतिम कोई भी वाक्य नहीं है, इसके भी आगे भी जाने की चांसेस है, आगे भी व्यक्ति जाएगा। हाँ। लेकिन एक बात आप समझिए, जो हम चर्चा भी कर रहे थे, उद्धव जी शिवसेना के नेता हैं, लेकिन एक बात आप ध्यान में की होगी कि संगत का बड़ा असर होता है। ये संगत का असर है कि मस्जिदों से जो अजान होती है और लाउड स्पीकर से तेज आवाज में सुनते हैं, उस पर इनको कोई दिक्कत नहीं होती, तिवारी जी, सुनिए, प्रियंका जी ने कहा, आप ही से सवाल है। ब्रिजमोहन जी, हर किसी के बीच में बोलिएगा तो कैसे चलेगा? ब्रिजमोहन जी, हर किसी के बीच में बोलिएगा तो ठीक बात नहीं। मैं किसी के बीच में नहीं बोला था, पहले ऐसे मुझे केवल एक तिवारी जी, बस एक काउंटर क्वेश्चन है सर। तिवारी जी, आप ही की इजाजत से, बाकी बीजेपी स्टेट्स में भी तो तमाम मस्जिदों से अभी स्पीकर नहीं उतरा है। महाराष्ट्र में आप लोगों को बौखलाहट क्यों? एक मिनट, केवल किसी भी प्रदेश के किसी मुख्यमंत्री के सामने, यहां तक कि प्रधानमंत्री के सामने भी हनुमान चालीसा करने की बात की गई है, वहां कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। यहां पर यह बात करने पर, घोषणा करने पर राजद्रोह लगाकर 14 दिन के अंदर भेज दिया जाता है। इसका क्या संदेश जाता है? उस प्रदेश की बात है जिस प्रदेश में एक दुर्दांत टीपू के नाम पर एक पार्क का नाम रखा जाता है। जनता जब विरोध करती तब लक्ष्मीबाई के नाम और वीरांगना के नाम किया जाता है। ये शिवसेना है। वो पालघर के 2 संत जो बिल्कुल सीधे सीधे हत्यारे कैमरे में कैद हैं, उनको अभी तक न्याय नहीं मिला उन पालघर के संतों को। अरे सुनिए आप सुन लीजिए जब आपका मौका आएगा तो कौन बोलेगा? सुन लीजिए अपने मौके पे भी बोलिएगा, दूसरों के मौके पे भी आप बोलिएगा। रुकिए ना, बात पूरी होने दीजिए। 34 सालों की हत्या के बाद अरे सुन लीजिए, देखो अंजना जी, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। क्यों नहीं? मैंने कहा कि तो ऐसे हनुमान चालीसा पढ़ने का आह्वान बीजेपी शासित राज्यों में क्यों नहीं करते तिवारी जी? आज आप बीजेपी शासित राज्यों की बात नहीं कर रही हैं, आज आप मुंबई की बात कर रही हैं। अच्छा, आज आप महाराष्ट्र की बात कर रही हैं। मैं लेकिन प्रश्न पूछ रही हूँ आपसे। आज राजद्रोह की बात कर रही है, हनुमान चालीसा की बात कर रही है। क्या आप ये पहली बार ऐसा है जब कोई घोषणा की गई हो कि किसी मुख्यमंत्री के सामने जाकर कोई धरना करेगा, प्रदर्शन करेगा, बैठेगा, कुछ भी करेगा, आंदोलन करेगा, चालीसा करेगा? पहली बार है क्या? इसके पहले किसी मुख्यमंत्री के सामने नहीं हुआ है। लेकिन उद्धव ये शिवसेना नहीं, शिवसेना बोलना चाहिए, जो हनुमान चालीसा की पाठ करने के बाद भी राजद्रोह लगा दे, उसको शिवसेना बोलेंगे क्या? ये हिंदू पार्टी है क्या? मैं ये प्रश्न खड़ा करना चाह रहा हूं। और आप जवाब सुनिए, अभी कही थी आपने गंभीर शब्दों का इस्तेमाल किया। तिवारी जी जवाब सुनिए। दूसरी बात, तिवारी जैसे लोग समाज में जहर घोलने का काम करते हैं और हमारी पार्टी के बारे में शिवसेना का उपयोग कर रहे हैं। शर्म नहीं आती है आपको?
आप हनुमान चालीसा के नाम पर राजद्रोह लगाएंगे तो शिवसेना कैसे हो गए? शिवसेना कैसे हो गए? आप राजद्रोह लगाएंगे, हनुमान चालीसा पाठ करने वाले पर राजद्रोह लगाएंगे, ये इसमें कलम ऊंचा करते हैं। या तो बात है तिवारी आप किसी अजान करने पर दुबे जी को बोल रहे राजद्रोह क्यों नहीं लगाते? जो नमाज करता है, अजान पढ़ता है, लाउड स्पीकर चलाता है, विजय शंकर तिवारी जी दुबे जी बोल रहे हैं, फिर शुक्ला जी बोलेंगे। हाँ, तिवारी जी रुके। अंजना जी, ये लोग अपने आप को बुद्धिमान कहते हैं, ये हिंदू के बड़ा नेता कहते हैं, और ये कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं इतने बड़े चैनल पर, देश के सेना। अरे शर्म आनी चाहिए आपको। पहली बार आपको क्या सरकार बनने नहीं दिया? आपको सरकार नहीं बनाने दिया, आपको सरकार बनाने नहीं दिया, तो इतनी बड़ी पीड़ा। सारा हिंदुत्व का आपने ठेका लिया हुआ है। प्रेम शुक्ला जी इसका जवाब देंगे। प्रेम शुक्ला जी, शिवसेना यही कह रही है, संजय राउत भी कह रहे हैं, सरकार न बना पाने की ये पीड़ा है जिसकी वजह से आप लोग इस तरह से बौखला रहे हैं। ठीक है, अब शुक्ला जी का जवाब सुनिए। अब शुक्ला जी बोलेंगे। तिवारी जी दुबे जी के बाद जी जरा देखिए, ये सरकार छुई मुई क्यों हो गई है? ये सरकार छुई मुई क्यों हो गई है कि अगर कोई हनुमान चालीसा पढ़ देगा तो सरकार गिर जाएगी, अगर कोई सरकार के विरुद्ध में आंदोलन खड़ा कर देगा तो सरकार गिर जाएगी, कोई सरकार से सवाल पूछ लेगा कोरोना के बारे में तो सरकार छुई मुई हो जाएगी। ये सरकार ना हो गई, छुई मुई हो गई कि जैसे कोई उंगली दिखा देगा ये सरकार गिरने लगती है। इतनी कमजोर सरकार क्यों है भाई कि आप हनुमान चालीसा का पाठ करने की कोई अगर आपके घर के बाहर चुनौती दे दे तो उसके घर के बाहर आप गुंडे भेज देंगे, अगर कोई लाउड स्पीकर जो है बांट दे तो उसके ऊपर आप प्राणलेवा हमले कर देंगे, अगर कोई पोल खोल कर दे तो उस गाड़ी पर हमला कर देंगे, कोई पोल खोल की सभा ले ले तो उस विधायक तमिल सेल्वन पर आपके गुंडे जाकर हमले कर देंगे और गुंडों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के विधायक तमिल सेल्वन पर शिवसेना के गुंडों ने हमला किया, कोई एफआईआर तक दर्ज नहीं किया इन्होंने। अमित साटम शिवसेना के विधायक पर गिरगांव में हमला, भाजपा के विधायक पर गिरगांव में हमला किया गया, शिवसैनिकों द्वारा हमला किया गया, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। मोहित कंबोज पर प्राणघातक हमला किया गया, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। लेकिन कोई हनुमान चालीसा की पाठ की बात कर देगा तो ये सरकार गिरने लगती है। साहब, ये सरकार इतनी छुई मुई क्यों हो गई है? जरा इसका जवाब दे दीजिएगा। आप जो है मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़े और शरद पवार की शरण में जाकर सोनिया सेना बन गए। ये आपने हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जिस कांग्रेस से लड़ते रहे उनके सपनों को खंडित कर दिया, जिन्होंने अजान लाउड स्पीकर से अजान पर सबसे पहले वक्तव्य दिया 1994 में। आज उन्हीं की शिवसेना हनुमान चालीसा पर इतनी बिफर जाती है कि राजद्रोह लगा देती है। उसके बाद भी कहते हमको हिंदुत्व कोई नहीं सिखाए। अरे आपको हिंदुत्व क्या सिखाएं? आपने तो सुन्नत करा ली है वैचारिक। अब जिसने वैचारिक सुन्नत कर ली हो इसको हिंदुत्व क्यों सिखाया जाए? आवश्यकता ही नहीं है। आपका हिंदुत्व बचा कहां है जी? आपको बहराम पाड़ा की मस्जिद से जो अजान उठती है उसकी आवाज मातोश्री तक आती है, लेकिन मातोश्री में रहने वालों की धार्मिक भावनाएं अजान की आवाज से नहीं आहत होती, लेकिन हनुमान चालीसा की आवाज से आहत हो जाएंगी। इसका मतलब आप हिंदू शेष बचे हैं कि नहीं, यह तो प्रश्न आपसे सामान्य जन पूछेगा ही, और इसका जवाब देने की बजाय आप राजद्रोह का मुकदमा लगा देंगे। ये तो आपके दोगलेपन के अतिरिक्त कुछ नहीं जनाब। ठीक है, जी जवाब दोहरा मानदंड है। ठीक है, आप जवाब सुनिए। लाउड स्पीकर से अजान सुनना है, हनुमान चालीसा कोई पढ़े तो भी नहीं सुनना है। अंजना जी, और हमारी सरकार पर कई लोग सोशल मीडिया पर दुबे साहब पूछ रहे हैं 2020 की दशहरा की रैली में योगी आदित्यनाथ के लिए जो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा था चप्पल से मारने की बात, वो बहुत लोग भेज रहे हैं, उसकी क्या सच्चाई थी? क्या इस तरह की भाषा में कहा था अंजना? जो किस परिप्रेक्ष्य में कहा था? हाँ, वही पूछ रही हूँ। छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले पर चप्पल पहन के माल्यार्पण कर रहे थे, उस परिप्रेक्ष्य में कहा था। कि इतना ध्यान नहीं है एक इतने बड़े मुख्यमंत्री को? उस परिप्रेक्ष्य में कहा था, और ये घटना 3 साल पहले की। हाँ। और अभी प्रेम शुक्ला जी की बात का जवाब देता हूं कि हमारी सरकार ऐसे में एक मुख्यमंत्री दूसरे मुख्यमंत्री को चप्पल से मारने की बात कर सकते हैं, वो जस्टिफाइड है। मैं बस पूछ रही हूँ आपसे। अरे तो अंजना जी, मैं वही कह रहा हूँ ना कि उस समय की 2018 की बात, उस समय जो हुआ होगा 2018 की बात, आज के परिवेश से कैसे जोड़ रहे हैं आप?
अगर आपके खिलाफ कुछ कहा है, जो आप पेश चीज करते 3 साल हैं, पहले आप कानून गलत में होगी जाते वो आज भी हैं, गलत आप है। कानून में जाते हैं। नहीं, जो आज आप गलत है कानून वो में 3 साल जाते, पहले भी आप गलत स्वतंत्र होगी, थे। क्यों दुबे नहीं, जी? आप स्वतंत्र नहीं, आप स्वतंत्र हैं। मैं पूछ आप रही हूँ। कानून के पास जाते, पुलिस के पास जाते, देश में आपकी सरकार है, गृह मंत्री आपके हैं, प्रधानमंत्री आपके हैं, आप वहां जाते। 3 साल पुरानी बात यहां पर आज मत करिए। और अभी की बात कि रही बात हमारी सरकार की, अरे भैया हमारी सरकार के पीछे तो स्वयं श्री राम खड़े हैं। राम नाम आधार, जिन्हें वो जल में राह बनाते हैं और जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तिर जाते हैं। तो राम हम जिसके पर तो पीछे खड़े इसमें हनुमान का नाम स्वयं सुनते ही श्री जो है राम उसको- भगवान की उसकी कृपा है। आस्था बात कितनी बंद भी हो जाती शक्ति है। लगा लीजिए, यह सरकार गिरेगी नहीं। ये तो पहली बार देखा जी। 25 साल रहेगी और इस जनता के अरे कौन आशीर्वाद शक्ति से लगा रहेगी। रहा है? और अपने आप- कर्म और से आप- जीत गिर और जाएगी। आप एक अच्छे 2 लोग विरोधी, जेल गए, 2-4 और एक अच्छे कतार में विपक्ष, खड़े हैं। एक अच्छे विरोधी, एक अच्छे विपक्ष की सरकार तरफ के बने 2 रहेंगे। मंत्री जेल में राकेश जी, हैं आप भ्रष्टाचार के आरोप ऐसा आशीर्वाद भी में, आपको- दाऊद इब्राहिम के ऐसा साथ आशीर्वाद के भी आरोप आपको है। में। आप एक बढ़िया विरोधी दल बने रहिए, वागेश जी, कुड़ जाइए, रोज दुखी होइए। आनंद जी बोल रहे हैं कि इनकी सरकार पर राम जी की कृपा है। राम जी की कृपा से ही इनकी सरकार में भ्रष्ट से भ्रष्टतम मंत्री हैं। ऐसे मंत्री हैं जिनके दाऊद से संबंध के आरोप हैं। नवाब मलिक अभी भी मंत्री हैं। नवाब मलिक जेल में बैठे हैं लेकिन उनको मंत्री पद से हटाया नहीं गया। ये राम जी की कृपा से इनकी सरकार चल रही है। इससे पहले जो गृह मंत्री था अनिल देशमुख, वो जेल में है, भ्रष्टाचार का उसका आरोप है। पुलिस से मिलकर के भ्रष्टाचार किया जा रहा है, पुलिस से मिलकर के हत्या की जा रही है। ये राम जी की कृपा की सरकार है, ये राम जी की कृपा सरकार है। अगर जेल में तो आरोप है ना, तो नवाब मलिक को अभी तक क्यों नहीं हटाया? राम जी की कृपा से चलने वाली सरकार ने। आपकी सरकार का मनोबल गिर चुका है। मैं सच कहूं तो आपकी सरकार गिर चुकी है। गिरे हुए लोगों की सरकार है। राम जी की कृपा से गिरे हुए लोगों की सरकार नहीं चलती है। राम जी की कृपा से एक ना एक दिन तो सरकार आपकी गिरनी है। जनता के सामने आपकी पोल खुल रही है। जनता के सामने आपकी पोल खुल रही है। जनता देख रही है। आनंद दुबे जी, आप कम पढ़े लिखे, आपने खुद स्वीकार किया, तो जरा सुनना सीख लीजिए। आनंद दुबे जी, आप कम पढ़े लिखे, आपने स्वीकार किया। आपके बीच में किसी ने नहीं बोला ना होता है तो पहले सुनना भी सीख लेना। को भी बोलना है। अनपढ़ की तरह व्यवहार मत कीजिए। आनंद दुबे जी, अनपढ़ की तरह व्यवहार मत कीजिए। थोड़े से तो पढ़े लिखे होंगे ना, तो सुनना सीखिए। मैं आपके बीच में बोला नहीं, अनपढ़ की तरह व्यवहार मत कीजिए। आपने स्वयं स्वीकार किया कम पढ़े लिखे, तो कम पढ़े लिखे की तरह चुपचाप सुनना भी सीखिए। प्लीज आप लोग हम नहीं बोले। आपकी राम की कृपा से चलने वाली भ्रष्ट सरकार के खिलाफ, निष्क्रिय सरकार के खिलाफ, कोरोना जैसी महाबीमारी में भ्रष्टाचार करने वाली सरकार के खिलाफ कोई आवाज उठाता है तो आप उस पर हमला करवा देते हैं, पत्थर फेंकवा देते हैं। एक छोटा सा मुद्दा उठाए कि कोर्ट के आदेश का पालन करवाइए, उसमें आपको अजान की तो अवैध रीति से चलती हुई दिखाई नहीं दे रही। आगे जी बोलिए ना शुक्ला जी को। शुक्ला जी शुरू कराइए। अब बीजेपी अगर कोर्ट के ही आदेश का पालन करना है तो बीजेपी शुरू करे अपने शासित राज्यों में, या दूसरा महाराष्ट्र में ही सूट करता है? जी सभी राज्यों में बंद होना चाहिए, सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं। अच्छा, ये नहीं, इसका पालन तो शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश में तो बाकायदा पत्र जी रंजना जी, आपको तो पता ही है कि उत्तर प्रदेश में बाकायदा आदरणीय योगी आदित्यनाथ की सरकार ने सारे मंदिरों, मस्जिदों, सबको कहा है कि आप जो है सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन करें वरना कार्रवाई के पात्र होंगे। कर्नाटक में भी हुआ। महाराष्ट्र में क्या किया? नासिक के कमिश्नर ने एक परिपत्रक जारी किया कि आप मस्जिद के 100 मीटर की दूरी तक हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकते। यहां पर लाउड स्पीकर लगाकर जो है अजान दी जा सकती है, लेकिन हनुमान चालीसा अगर मनसे के लोग अपने कार्यालय में भी पढ़े तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कोई हनुमान चालीसा पढ़ने की बात करते तो उस पर राजद्रोह हो जाएगा। एक आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए। कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, मोहन जी, हरियाणा में हमारी सरकारें हैं। सब बार बार कह रहे हैं कि बी टीम है आपकी नवनीत राणा, सही है क्या? क्या बोली मैडम? नहीं, हमारी बी टीम तो शिवसेना हुआ करती थी। शिवसेना थी कि नहीं थी? हमारी बी टीम तो शिवसेना थी। चुनाव शिवसेना बी टीम बनकर लड़ी थी और शिवसेना के श्रीमान उद्धव ठाकरे नहीं, पहले बी टीम तो हमारी शिवसेना है ना। तो शिवसेना जो हमारी बी टीम थी वो बी टीम थी कि नहीं थी? जरा पूछे। बी टीम थे आप। हमारी दुम बन के आप टहल रहे थे। श्रीमान देवेंद्र फडणवीस पर बहस का अंत करते हैं। हनुमान चालीसा पर आर पार है। हाईकोर्ट ने साफ वहां पर कहा है कि जो नवनीत राणा है उन्होंने गलत किया है। अभी फिलहाल उनकी शुरुआती टिप्पणी है, माफ कीजिएगा, हाईकोर्ट ने नहीं, लोअर कोर्ट ने कहा है। अभी इंतजार होगा क्योंकि वो हायर कोर्ट इसके बाद जाएंगे। हनुमान चालीसा पर आर पार
नेता जिम्मेदार। इसी पर आप देख रहे थे हल्ला बोल में बहस, देखते रहिए।